जिब्रील ने टेबल की दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को बगौर देखा। वो उससे चंद साल बड़ा लगता था। एक बेहद मुनासिब शक्लो सूरत का बेहद संजीदा नजर आने वाला मर्द जो क्लीन शेव था। हालांकि जिब्रील के जहन में उसका जो खाका था वो एक दाढ़ी वाले मर्द का था। वेटर उनके सामने कॉफी रखकर चला गया तो एहसन साद ने गुफ्तगू का आगाज किया। मेरे बारे में आप यकीनन बहुत कुछ सुन चुके होंगे, मेरी साबिका बीवी से। उसके लहजे में एक अजीब सी तहकीर और यकीन था, और साथ होंठों पर उभर आने वाली एक तंजिया मुस्कुराहट भी। जिब्रील ने कुछ ऐसा ही जुमला इस मैसेज में पढ़ा था जो एहसन साद ने फोन कॉल्स पर उससे राब्ता करने पर नाकामी पर उसके लिए छोड़ा था। मुझे अपनी साबका बीवी के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। 6 घंटे ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहने के बाद इस कागज पर लिखी वो तहरीर पढ़ते ही जिब्रील का दिमाग पल भर के लिए घूम कर रह गया था। जिस रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर एहसन साद का वो पैगाम जिब्रील सिकंदर के लिए नोट किया था, उसने वो चिट जिब्रील को देते हुए बेहद अजीब नजरों से उसे देखा था। वो एक बेहद अहानत आमेज फिक्रा था, और उसे पढ़ते और सुनते देखकर कोई भी जिब्रील सिकंदर के हवाले से अजीब से एहसासात का शिकार होता। इसके बावजूद कि इस अस्पताल में जिब्रील बेहद साफ सुथरा रिकॉर्ड रखने वाले चंद नौजवान डॉक्टर्स में से एक था। आर यू श्योर दिस इज फॉर मी? आपको यकीन है कि यह मेरे लिए है? जिब्रील एक पाकिस्तानी नाम देखने के बावजूद इस पैगाम को पढ़कर उस रिसेप्शनिस्ट से पूछे बगैर ना रह सका। ना वो एहसन साद को जानता था, ना किसी साबिका बीवी को, और ये शख्स उससे इमरजेंसी में मिलना चाहता था। उसे लगा कोई गलतफहमी भी हो सकती है। ओह या आई एम प्रीटी श्योर, उस रिसेप्शनिस्ट ने जवाबन कहा। जिब्रील उलझे जहन के साथ कपड़े तब्दील करने के लिए गया था, और कपड़े तब्दील करने के बाद उसने वहीं खड़े खड़े एहसन साद के उस नंबर पर कॉल की जो इस चिट पर लिखा हुआ था। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी, यूं जैसे वो उसी के इंतजार में था, और जिब्रील के कुछ कहने से पहले उसने जिब्रील का नाम लिया। एक लम्हा के तवक्कुफ के बाद जिब्रील ने यस कहा। मुझे आपसे फौरी तौर पर मिलना है। मैं कुछ दिन के लिए यहां हूं और फिर चला जाऊंगा। एहसन साद ने जल्दी से कहा, मगर आप मुझसे किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? मैं आपको नहीं जानता। चिट के इस पैगाम के बावजूद जिब्रील पूछे बगैर ना रह सका। मैं आयशा के बारे में बात करना चाहता हूं। एहसन साद के जुमले पर जिब्रील का जहन भग से उड़ गया था। उसके जहनों गुमान में भी ना था कि आयशा का शौहर उससे राब्ता करेगा। साद का नाम ना निसा से सुना था, ना आयशा से, और ना ही असफन की तदफीन के मौका पर किसी से। जहां वो 10-15 मिनट रुककर निसा और डॉक्टर नौरीन से ही ताजियत करके आया था। अगर एहसन साद वहां था भी तो उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, और अब यकदम बैठे बिठाए वो ना सिर्फ उसको कॉल कर रहा था, बल्कि कॉल करके वो बात भी आयशा ही के बारे में करना चाहता था। लेकिन क्या बात? आयशा आबिदीन, जिब्रील ने बड़े मोहतात लहजे में उससे पूछा। इस बार ये यकीन होने के बावजूद कि वो आयशा आबिदीन ही का शौहर हो सकता था, उसको फौरी तौर पर कोई और आयशा याद नहीं आई थी जिसका शौहर उससे राब्ता करने की ज़रूरत महसूस करता। और राब्ता करने की ज़रूरत तो यकीनन उसे आयशा के शौहर से भी मतवक्को नहीं थी। हाँ, डॉक्टर आयशा आबिदीन। दूसरी तरफ से एहसन साद ने बड़े चुपते हुए लहजे में कहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे मिलना क्यों चाह रहे हैं। जिब्रील कहे बगैर नहीं रह सका। मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं। आप मुझे ठीक से नहीं जानते, लेकिन मेरी साबका बीवी को ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उसे वकील फराहम कर रहे हैं, उसकी ज़मानत करवा रहे हैं। जिब्रील खामोश रहा। एहसन साद के तर्ज में सिर्फ तहकीर नहीं थी, बाखबरी भी थी।
वो मुकम्मल मालूमात रखने के बाद ही उससे राब्ता कर रहा था। मैं आपके अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं हूँ और मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप भी मसरूफ़ हैं और फालतू वक्त मेरे पास भी नहीं है। लेकिन आपसे मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मुसलमान के तौर पर मैं आपको इस ख़तरे से आगाह करना चाहता हूँ जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है, और चाहता हूँ आप वो गलती ना करें जो मैंने की है। एहसन साद बहुत लंबी बात करता था। उसकी बात सुनते हुए जिब्रील ने सोचा, मगर वो उसके सुनने से भी पहले उससे मिलने का फैसला कर चुका था। वो एहसन साद से मिलकर उससे कहना चाहता था कि वो आयशा के खिलाफ वो केस वापस ले ले जो उसने फाइल किया था। उस वक्त एहसन साद के साथ मिलने की जगह तय करते हुए उसे यकीन था कि वो उस शख्स को समझाएगा। इसके बावजूद कि उसने आयशा आबदीन की वो हालत देखी थी, मगर कहीं ना कहीं जिब्रील सिकंदर उसे एक खराब शादी और खराब से ज्यादा बेजोड़ शादी ही समझता रहा था, जिसमें होने वाली गलतियां एक तरफा नहीं हो सकती थीं। कहीं ना कहीं एक मर्द के तौर पर उसका ये ख्याल था कि सारी गलतियां एहसन साद की नहीं हो सकती, कुछ खामियां आयशा आबदीन में भी होंगी। कहीं ना कहीं जिब्रील सिकंदर ये जानने के बाद कि एहसन साद की फैमिली बेहद मजहबी थी, उनका तरफदार था। उसका ख्याल नहीं, उसे यकीन था कि वो इतने सख्त नहीं हो सकते जितना उनके बारे में सुना था। कहीं ना कहीं वो तरफदारी उस हाफिज कुरान के लिए भी रखता था जो उसकी तरह कुरान पाक जैसी मुतबरक शय को अपने सीने और जहन में रखता था। वो ये मानने पर तैयार नहीं था कि जिस दिल में कुरान महफूज किया गया है वो इतना सख्त और बेरहम हो सकता है। उसे यकीन था जो भी कुछ था उसमें गलतफहमियों का ज्यादा कसूर होगा, बुरी नीयत और आमाल की निस्बत, और वो इसी ख्याल के साथ एहसन साद से मिलने आया था, इस यकीन के साथ कि वो उसे समझाएगा और इस झगड़े को ख़त्म करवा देगा। और एहसन साद से मुसाफा करने, कॉफ़ी पीने के लिए उस मेज़ पर बैठने तक उसका ये यकीन कायम रहा था जो एहसन साद की गुफ्तगू के आगाज़ के साथ ही हवा होना शुरू हो गया था। आयशा ने कभी मुझसे आपके हवाले से बात नहीं की। जिब्रील ने उस पर नजरें जमाए नर्म लहजे में कहा। एहसन साद कह कहा मार कर हंसा। जिब्रील अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। उसकी समझ नहीं आया कि उसकी गुफ्तगू में हंसने वाली क्या बात थी। मैं ना तो बेवकूफ़ हूं ना ही बच्चा, उसने अपने कह कहे के इख्तिताम पर जिब्रील से कहा। मुझे यकीन है कि तुम बेवकूफ़ हो और ना ही बच्चे हो, और ना मैं ऐसा समझता हूं, जिब्रील ने जवाबन बड़े मोहतात अंदाज में कहा। तो फिर मुझसे बच्चों जैसा बर्ताव ना करो, एहसन साद ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा था। उसकी आवाज अब बुलंद थी, माथे पर बल और होंठ भींचे हुए। उसने कॉफी के उस कप को हाथ से दूर धकेल दिया था जिससे कुछ देर पहले उसने घोंट लिया था। काफी छलक कर मेज पर गिरी थी। उसके दोनों हाथ अब मुट्ठियों की शक्ल में भेंचे हुए मेज पर थे। लम्हों में एहसन साद ने किसी गिरगिट की तरह रंग बदला था। वो अब शदीद गुस्से में नजर आ रहा था और जिब्रील की समझ में नहीं आ रहा था कि इन चंद जुमलों में जिनका तबादला उनके दरमियान हुआ था, ऐसा क्या था जिसने उसे ऐसा गजबनाक कर दिया। तुम उस औरत के गारंटर बने हुए हो और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि उसने तुमसे मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा बुलंद हुई थी। आसपास की मेजों पर बैठे लोगों ने गर्दनें मोड़कर उनको देखा। जिब्रील ने एक नजर इतराफ में मुड़ती गर्दनों को देखा, फिर बेहद सर्द महरी से उससे कहा, अगर तुम इस आवाज और अंदाज में मुझसे बात करना चाहते हो तो यहां मैं 1 मिनट भी मजीद जाया नहीं करना चाहूंगा। जिब्रील ने कहते हुए एक हाथ से अपना वॉलेट जेब से निकाला और दूसरे हाथ को फिजा में जरा सा बुलंद करके वेटर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उसे बिल लाने का इशारा किया। एहसन साद को
एकदम ही एहसास हुआ वो सामने बैठे हुए शख्स को गलत तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने बेटे के कत्ल की वजह से इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हूं कि आई एम सॉरी। वो अगले ही लम्हे गिरगिट की तरह एक बार फिर रंग बदल गया था। अब उसकी आवाज हल्की थी, भींची हुई मुट्ठियां ढीली पड़ गई थीं और वो एक हाथ से अपना माथा और कनपटियां रगड़ रहा था। जिब्रील ने इस तब्दीली को भी इतनी बारीकी से देखा था जितनी बारीकी से उसने पहली तब्दीली देखी थी, और उसने एहसन साद की माजरत को कबूल किया था। तुम मेरे मुसलमान भाई हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस धोखे से बचा लूं जो मैंने खाया। उसका अगला जुमला जिब्रील के सर के ऊपर से गुजर गया था। एहसन साद अब बेहद नर्म और धीमे अंदाज में बात कर रहा था, बेहद शाइस्तगी के साथ। जिब्रील ने टोके बगैर उसे बात करने दी। मेरी बीवी एक बदकिरदार औरत है। जिस तरह उसने तुम्हें उल्लू बनाया है अपनी मजलूमियत इस्तेमाल करके, इसी तरह तुमसे पहले दर्जनों को बना चुकी है। वो किसी भी मर्द को मिनटों में अपनी मुट्ठी में करके उंगलियों पर नचा सकती है। उसके लहजे में आयशा के लिए इतना जहर मौजूद था कि जिब्रील दम बखुद रह गया था। वो जिन लोगों में उठता बैठता था वहां तलाक भी होती थी, ब्रेकअप भी, मगर कोई अपनी बीवी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता था जिस तरह की गुफ्तगू एहसन कर रहा था। मेरा आयशा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी बातों को इल्जामात समझूं या गलतफहमी। जिब्रील मुदाखलत किए बगैर नहीं रह सका था। ये हकायक है, एहसन ने जवाबन कहा। जो भी है, मुझे इनमें दिलचस्पी नहीं। आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है और मैंने सिर्फ इसलिए उसकी मदद की क्योंकि उसकी बहन मेरी क्लास फेलो थी। एहसन ने उसकी बात काटी। तुम उसकी बहन को जानते होगे, उस औरत को नहीं, उस फाहिशा और हराफा को नहीं। जुबान को लगाम दो। जिब्रील का चेहरा और कानों की लोएं बायक वक्त सुर्ख थीं। वो एहसन से इस तरह के अल्फाज की तवक्को नहीं कर रहा था। तुम अगर उस औरत को जानते होते तो तुम्हें इन अल्फाज पर कभी एतराज ना होता। वो उससे ज्यादा गंदे अल्फाज की मुस्तहिक है। एहसन की जुबान वैसे ही चलती रही थी। वो अगर तुम्हारी बीवी रह चुकी है, तुम्हारे एक बच्चे की माँ है, वो कम अज कम तुमसे ये अल्फाज डिजर्व नहीं करती। बीवी बुरी हो सकती है, माँ भी, मगर औरत की इज्जत होती है। इतनी इज्जत तो दिखाओ उसके लिए। जिब्रील बेहद ठंडे मिजाज का था, लेकिन जो गुफ्तगू वो सुन रहा था वो इस ठंडे मिजाज के शख्स को खोला देने के लिए काफी थी। जो औरत बीवी रह चुकी हो उसकी क्या इज्जत? एहसन ने जवाब नहीं दिया था, अपनी जहनियत को उसके सामने नंगा करके रख दिया था। मुझे तुम पर तरस आ रहा है और उस औरत पर भी जो तुम्हारी बीवी रही। जिब्रील ने बेहद सर्द लहजे में उससे कहा था। उसे अंदाजा हो गया था वो गलत शख्स को समझाने बैठा था। इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? एहसन साद ने जवाबन उसे एक झुलसाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। तुम उसे जानते ही कितना हो कि एक शौहर की राय को रद्द कर रहे हो। मैं उसे 16 साल की उम्र से जानता हूं, उसे भी, उसकी फैमिली को भी, और वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और है। एहसन साद के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। सो आई वॉज राइट, इट वॉज एन ओल्ड अफेयर। इसका मतलब है मैं ठीक समझा था, ये एक पुराना अफेयर है। शट अप, यू आर सिक। बकवास बंद करो, पागल हो तुम। जिब्रील को अब अपने सर में दर्द महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था वो थोड़ी ही देर में एहसन साद के साथ उसकी तरह गालम गलोच पर उतर आएगा। वो शख्स किसी को भी मुश्ताइल करने की सलाहियत रखता था। वो किसी को भी पागल कर सकता था। तुम मुझसे किस लिए मिलने आए हो? जिब्रील ने उस बिल को जैकेट के अंदर बिल की रकम रखते हुए
बेहद बेजारी से कहा, जो वेटर बहुत पहले रख कर गया था। ये जैसे एहसन साद के लिए इशारा था कि वो वहाँ से जाना चाहता है। मैं तुम्हें सिर्फ उस औरत के बारे में बताने आया था कि जिब्रील ने बेहद दुरुस्ती से उसकी बात काटी, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके या उसके किरदार के बारे में कुछ भी सुनने में। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो क्या है, कैसी है, ये मेरा मसला नहीं है। फिर तुम उस औरत को सपोर्ट करना बंद करो, एहसन साद ने जवाबन उससे कहा था। मैं उसे सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को नहीं मार सकती। लापरवाह थी तब भी। इस लापरवाही का मतलब ये नहीं है कि वो उस औलाद को मारना चाहती थी और उसके खिलाफ कत्ल का केस कर दिया जाए। जिब्रील अब बेहद दुरुस्त हो रहा था। ये शायद एहसन का रवैया था जिसने उसका सारा लिहाज मिनटों में गायब कर दिया था। तुम पहले ये तय करो कि तुम्हें आयशा से नफरत है क्यों? उसके औरत होने की वजह से या अपने बेटे को मारने के शुबा की वजह से? तुम बैठकर पहले तय करो कि तुम्हारी इतनी गहरी नफरत की वजह है क्या? जिब्रील उससे कहता गया था। ये तुम्हारा मसला नहीं है, एहसन साद ने दुरुस्ती से कहा। मैं तुमसे साइकोलॉजी पढ़ने नहीं आया। जिब्रील ने सर हिलाया। एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे इखलाकियात पढ़ने नहीं आया। तुम मुसलमान हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो जिस औरत को तलाक दे दी गई हो उसके हवाले से क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और इसमें कम से कम ये जिम्मेदारी शामिल नहीं है कि तुम मर्द के सामने बैठकर उस पर कीचड़ उछालो। तुम मुझे मेरा दीन सिखाने की कोशिश मत करो। एहसन साद ने उसकी बात काट कर बेहद तनफ्फुर से कहा था। मैं हाफिज कुरान हूं और तबलीग करता हूं। दर्जनों गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर चुका हूं। तुम मुझे ये मत बताओ कि मेरा दीन मुझ पर औरतों के हवाले से क्या जिम्मेदारी आयद करता है और क्या नहीं। तुम अपने दीन की फिक्र करो कि एक नामहरम औरत के साथ अफेयर चला रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी साहबका आवारा बीवी की शान में कसीदे पढ़ूं। वो बात नहीं कर रहा था, जहर उगल रहा था। वो जिब्रील की जिंदगी में आने वाला पहला तबलीगी था जिसकी जुबान में जिब्रील ने मिठास की जगह कड़वाहट देखी थी। तुम्हारी तस्वीरें मैंने शादी के बाद भी उसके लैपटॉप में देखी थी, और तब उसने कहा था तुम उसकी बहन के दोस्त हो। तुम्हारा और उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं गलत नहीं था। मेरा शक ठीक था। कोई लड़की बहन के बॉयफ्रेंड की तस्वीरें अपने लैपटॉप में जमा करके नहीं रखती। एहसन साद कह रहा था और जिब्रील दम बखुद था। और आज तुमने बता दिया कि ये अफेयर कितना पुराना था। इसीलिए तो उस औरत ने जान छुड़ाई है मेरे बेटे को मारकर। उसकी जहनी हालत इस वक्त जिब्रील को काबिल रहम लग रही थी। इतनी काबिल रहम कि वो बेख्तियार कहने पर मजबूर हो गया था। एहसन, उसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। वो सर्जरी में होने वाली एक गलती से मारा गया। उसकी जुबान से वो निकला था जो शायद उसके लाशऊर में था और जिससे वो खुद नजरें चुराता फिर रहा था। एहसन को उसका जुमला सुनकर करंट लगा था और जिब्रील पछताया था। वो एक बुरा दिन था और इस बुरे दिन का वो एक बदतरीन वक्त था। तुम कैसे जानते हो ये? एहसन ने सरसराती हुई आवाज में उससे कहा था। क्योंकि मैं उस ऑपरेशन टीम का हिस्सा था। इस बार जिब्रील ने सोच समझ कर कहा था। बदतरीन इंकशाफ वो था जो हो चुका था। अब इसके बाद की तफसीलात का पता चलना या ना चलना बेमानी था। एहसन दम साधे उसका चेहरा देख रहा था। साकित, पलकें झपकाए बगैर उसके चेहरे का रंग सांवला था, सुर्ख या जर्द। चंद लम्हों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था। वो सर्जरी मैंने नहीं की थी एहसन, असिस्ट कर रहा था डॉक्टर फीजल को। और मुझे ये भी यकीन नहीं है कि सर्जरी में वाकई कोई गलती हुई थी या वो मेरा वहम था। जिब्रील ने उसके सामने जैसे वजाहत करने की कोशिश की थी। एहसन साद उसे आयशा आबदीन से बदगुमान करने आया था
उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे जवाबन जिब्रील से क्या पता चलने वाला था। वो एकदम से उठा और वहाँ से चला गया था। जिब्रील सिकंदर वहाँ बैठा रह गया था। हेलो, बैक इन यूएसए। सुबह सवेरे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उभरने वाली इस तहरीर और भेजने वाले के नाम ने रईसा को चंद लम्हों के लिए साकित किया था। इसके बावजूद कि वो ये तवक्को कर रही थी कि वो वापस आने के बाद उससे राब्ता ज़रूर करेगा। हालात जो भी थे इन दोनों के दरमियान, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उन दोनों को एक दूसरे से छुपना पड़ता। वेलकम बैक का टेक्स्ट भेजते हुए रईसा ने एक बार फिर खुद को याद दिलाया था कि जिंदगी में होने वाले इस पहले ब्रेकअप को उसने दिल पर नहीं लेना था और बार बार खुद को कराई जाने वाली याद दहानी ज़रूरी थी। दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन कम ज़रूर होता था। कुछ देर के लिए थमता ज़रूर था। यूनिवर्सिटी जा रही हो? वो नहा कर निकली तो उसने फ़ोन पर हशाम का अगला टेक्स्ट देखा। उसने हाँ का जवाबी टेक्स्ट करते हुए अपने जहन से झटकने की कोशिश की। मिले? अगला टेक्स्ट फौरन आया था। वो कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए मेज़ पर पड़े फ़ोन पर चमकते इस सवाल को देखती रही। कहना चाहती थी अब कैसे, मगर लिखा था नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। कॉर्नफ्लेक्स हलक में अटकने लगा था। वो अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। दिल संभालने की सारी कोशिशों के बावजूद उसका सामना मुश्किल तरीन था। वो रिवायती लड़की नहीं बनना चाहती थी, ना गिले शिकवे करना चाहती थी, ना तंज, ना झगड़ा, और ना ही उसके सामने रोना। वो बहरीन बहरहाल इसलिए नहीं गया था कि बिछड़ जाता। फोन की स्क्रीन पर जवाबन एक मुंह चिढ़ाती तस्वीर आई थी, यूं जैसे उसके बहाने का मजाक उड़ा रही हो। रईसा ने उसे इग्नोर किया और उसे जवाबन कुछ नहीं भेजा। 15 मिनट बाद उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने पर गाड़ी समेत उसे वहां पाया था। वो शायद वहीं बैठे हुए उसे टेक्स्ट भेज रहा था, वरना इतनी जल्दी वो वहां नहीं पहुंच सकता था। उसे सरप्राइज देना अच्छा लगता था और रईसा को ये सरप्राइज लेना। मगर ये कुछ दिन पहले की बात थी। वो उसके बुलाए बगैर उसकी तरफ आई थी। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को देखकर खैर मकदमी मुस्कुराहट उभरी। हाल अहवाल पूछा गया। इसके बाद रईसा ने उससे कहा, मुझे आज यूनिवर्सिटी ज़रूरी जाना है, कुछ काम है। हशाम ने जवाबन कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ और साथ कुछ गपशप भी लगा लेंगे। बड़े दिन हो गए हमें मिले हुए और बात किए। रईसा ने उससे नज़रें चुराई थीं। मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई थी। क्या हुआ है? ड्राइविंग सीट पर बैठते ही हशाम ने उसकी तरफ मुड़ते हुए बेहद संजीदगी से कहा था। क्या? रईसा ने अनजान बनने की कोशिश की। ये कहना कि मैं नाखुश हूँ, दिल शिकस्ता हूँ, क्योंकि तुम मुझे उम्मीदें दिलाते दिलाते किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में ले आए हो, सब कम अज़ कम रईसा की ज़ुबान पर नहीं आ सकता था। तुम्हारा मूड ऑफ है? वो अब बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, मूड क्यों ऑफ होगा? रईसा ने जवाबन उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पता नहीं, यही तो जानना चाहता हूँ। वो उलझा था। तुम कुछ दिनों से मुकम्मल तौर पर गायब हो मेरी जिंदगी से। बहरीन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन तुम कॉल रिसीव नहीं करती, ना ही मैसेजेस का जवाब देती हो। हुआ क्या है? तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है मेरे इस रवैये की? रईसा ने जवाबन उससे पूछा। मुझे नहीं पता, हशाम ने एक लम्हा की खामोशी के बाद कहा था। मैं अब ये सब खत्म करना चाहती हूँ, रईसा ने उससे कहा। वो चौंका, उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर बोला, यानी मेरा अंदाज़ा ठीक है, तुम्हारा मूड वाकई ऑफ है। रईसा ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने की बजाय अपने बैग से अंगूठी की वो डिबिया निकाली और गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दी। हशाम कुछ बोल ना सका। गाड़ी में खामोशी रही। फिर हशाम ने कहा, तुमने इंगेजमेंट की खबर पढ़ ली है? इससे भी पहले मुझे यही खदशा था, इसीलिए इस खबर से मैं हैरान नहीं हुई।
रईसा ने मध्यम आवाज में उससे कहा, बड़े ठंडे अंदाज में, जिससे वो हमेशा पहचानी जाती थी। मैंने तुमसे एक कमिटमेंट की थी रईसा, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। न्यूज़पेपर में आने वाली एक खबर हम दोनों के दरमियान दीवार नहीं बन सकती। इतना कच्चा रिश्ता नहीं है ये। हशाम बड़ी संजीदगी से कहता गया था। न्यूज़पेपर्स की बात नहीं है हशाम, तुम्हारी फैमिली के फैसले की बात है। तुम अब वली अहद हो। तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुमसे रखी जाने वाली तवक्कुआत और हैं। वो उसकी बात पर हंसा था। वली अहद, मैं अभी तक ना अपने रोल को समझ पाया हूं और ना ही ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूं कि मैं इस मनसब के लिए अहल हूं भी या नहीं। ये पावर पॉलिटिक्स है। आज जिस जगह पर हम हैं, कल होंगे भी या नहीं, कोई यकीनी बात नहीं। अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं कभी ये ओहदा ना लेता, मगर ये मेरे बाप की ख्वाहिश है, वो अब संजीदगी से कह रहा था। रईसा ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलत ख्वाहिश नहीं है। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे अपनी औलाद के लिए ऐसा मनसब। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसा मौका मिला है, वो मध्यम आवाज में कहती गई। मैं पहले भी यही समझता था, हशाम ने जवाबन कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है। कोई भी चीज लॉटरी में नहीं मिलती। ये जरूरी है वली अहद के लिए वो एक शादी शाही खानदान में करे। वो भी पहली। मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी होती तो और बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शाही खानदान में शादी से इनकार करूं, जिन्होंने मेरे बाप की बादशाहत का फैसला किया है। उन्होंने ही यही फैसला भी किया है। मुझसे इस बारे में राय नहीं ली गई, मुझे बताया गया था। वो खामोश हुआ। मैं अंदाजा कर सकती हूं और इसीलिए तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही। मेरे और तुम्हारे दरमियान वैसे भी कौन से अहदो पीमान हुए थे कि मैं तुमसे किसी बात के लिए इल्जाम दूं। इसीलिए खत्म करना चाहती हूं खुद ये सब कुछ, ताकि तुम अगर कोई ऑब्लिगेशन महसूस कर रहे हो तो ना करो, और मैं हर्ट नहीं हूं। उसने बात खत्म की, तवक्कुफ किया, फिर आखिरी जुमला बोला, तुम हुई हो, मैं जानता हूं, और मैं नादिम भी हूं। हशाम ने उसकी बात के इख्तिताम पर कहा, और मैं ये सब खत्म नहीं करना चाहता, ना ही मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूं। रईसा, मैं तुमसे भी शादी करूंगा, और ये बात मैंने अपनी फैमिली को बता दी है, और उन्हें एतराज नहीं है। वो उसकी बात पर बेख्तियार हंसी और हंसती ही चली गई, इतना कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुमैन बिल्कुल ठीक कहता था। पता नहीं उसकी जुबान काली है या वो जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। वो अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली। हशाम पूछे बगैर नहीं रह सका। वो क्या कहता है? यही जो तुम अभी कह रहे हो, दूसरी शादी। वो कहता है कि बादशाह हरम रखते हैं और हरम की मलिका भी कनीज ही होती है। हशाम कुछ देर के लिए बोल नहीं सका, यूं जैसे लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने जैसे मुदाफियाना अंदाज में कहा, अरबों में ऐसा नहीं होता, अगर बादशाह की 4 बीवियां भी हों तो भी। रईसा ने बड़ी नरमी से उसकी बात काट दी। मुझे किसी बादशाह से शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी। मैं हशाम से शादी करना चाहती थी। तुम्हारी मजबूरी हो सकती है एक से ज्यादा शादियां करना, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं मोहब्बत करती हूं, लेकिन दिल के हाथों इतनी मजबूर नहीं हूं कि तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना सकूं। उसके लहजे में वही हकीकत पसंदी थी जिसके लिए हशाम उसको पसंद करता था, मगर आज पहली बार वो अक्ल, वो समझ बूझ उसे बुरी लगी थी। इतना कमजोर रिश्ता तो नहीं है हमारा रईसा, उसने रईसा की बात के जवाब में कहा। मेरा भी यही ख्याल था कि बहुत मजबूत है, लेकिन मेरा ख्याल गलत था। मेरी मम्मी कभी भी ऐसी शादियों के हक में नहीं थी, और मैं समझती थी ये बायस है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि वो ठीक कहती हैं। तहजीब का फर्क बहुत बड़ा होता है, रईसा कह रही थी।
कभी भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है, जैसे अभी हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि ये सब पहले हो गया है। बाद में होता तो। वो रुकी। हशाम ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। मैं तुम्हारी मम्मी से मुत्तफिक नहीं हूं। मोहब्बत का रिश्ता हर फर्क से बड़ा और ताकतवर होता है, मानती हूं। लेकिन वो तब होता है जब मर्द की मोहब्बत मेरे बाबा जैसी प्योर हो और वो मेरे बाबा की तरह अपने फैसले पर कायम रह सके। रईसा ने कहा। उसने सालार सिकंदर का हवाला दिया था। अगर मोहब्बत के बारे में उसे कोई रेफरेंस याद था तो वो अपने माँ बाप की आपस में मोहब्बत ही का था, और वो हवाला हशाम ने बहुत बार सुना था। लेकिन आज पहली बार उसने हशाम का मुआजना सालार सिकंदर से किया था और अलल ऐलान किया था, मैं भी अपनी मोहब्बत में बहुत खरा हूं और तुम्हारे लिए लड़ सकता हूं, उसने रईसा से कहा था। उसका वो हवाला और मुआजना उसे पहली बार शदीद बुरा लगा था। वो पिछले कई महीनों से बहरीन में सर और आंखों बिठाया जा रहा था और यहां वो उसे एक आम आदमी के सामने छोटा गर्दान रही थी। हाँ, तुम हो मोहब्बत में खरे, लेकिन तुम लड़ नहीं सकते हशाम। ना मुझे जिंदगी में शामिल करने के लिए, ना ही मुझे अपनी जिंदगी में रखने के लिए। रईसा ने अब गाड़ी का दरवाजा खोल लिया था। मैं फिर भी अपने माँ बाप को तुम्हारे माँ बाप के पास रिश्ते के लिए भेजूंगा और ये वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूं या नहीं। गाड़ी से बाहर निकलते हुए रईसा ने उसे कहते सुना था। उसने पलटकर नहीं देखा था। पीछे कुछ भी नहीं था। उसने हशाम के जुमले को सुनते हुए सोचा था। वो एक हफ्ता जिब्रील सिकंदर के लिए अजीब ज़हनी इंतशार लाया था। एहसन साद एक बेहद डिस्टर्ब कर देने वाली शख्सियत रखता था और वो उसे डिस्टर्ब ही कर गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी असफन की सर्जरी से मुतल्लिका इंकशाफ पर अब वो क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। जिस बात का उसे खदशा था वो उस केस में किसी भी हवाले से अपनी नामजदगी थी, जो वो नहीं चाहता था। एक डॉक्टर के तौर पर अपने करियर की इस स्टेज पे अपने प्रोफेशन से मुतल्लिका किसी स्कैंडल या केस का हिस्सा बनना उसे अपने करियर की तबाही के मुतरादिफ था। लेकिन अब इस पर पछताने का फायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका था और इसी हफ्ते बेहद सोच विचार के बाद उसने ये फैसला किया था कि वो आयशा को भी इस सर्जरी के हवाले से वो सब कुछ बता देगा जो वो एहसन साद को बता चुका था। इन हालात में ऐसा करना बेहद जरूरी हो गया था। उसने हफ्ते की रात को उसे फोन किया था। फोन बंद किया। जिब्रील ने उसके लिए पैगाम छोड़ा था कि वो उसे कॉल बैक करे। आधे घंटे के बाद उसने आयशा का नाम अपनी स्क्रीन पर चमकता देखा। कॉल रिसीव करने के बाद उनके दरमियान हाल अहवाल के हवाले से चंद सेकंड्स की गुफ्तगू हुई। फिर जिब्रील ने उससे अगले दिन मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। किस लिए मिलना चाहते हैं आप? आयशा ने बेतासुर अंदाज में उससे पूछा था। ये बात मैं आपको सामने बैठकर ही बता सकता हूँ, उसने जवाबन कहा था। वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने पूछा, वो किस वक्त उससे मिलना चाहता है? किसी भी वक्त जब आपके पास वक्त हो, उसने जवाबन कहा था। 11-12 बजे, आयशा ने चंद लम्हे सोचकर उससे कहा। डन, उसने जवाबन कहा और आयशा आबिदीन ने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। जिब्रील फोन हाथ में लिए अगला जुमला सोचता ही रह गया। एहसन साद ने उससे कहा था कि उसने आयशा आबिदीन के लैपटॉप में उसकी तस्वीरें देखी थी। जिब्रील को याद नहीं पड़ता था उसके और आयशा के दरमियान कभी तस्वीरों का तबादला हुआ हो, और तस्वीरों का कोई तबादला तो उसके और निसा के दरमियान भी नहीं हुआ था। लेकिन निसा के पास उसके ग्रुप फोटो, तो एहसन साद इसमें से सिर्फ जिब्रील को पहचान कर उस पर एतराज ना करता। यकीनन आयशा के पास उसकी कुछ अलग तस्वीरें भी थीं
और वो तस्वीरें वो कहाँ से ले सकती थी? यकीनन फेसबुक से, जहाँ वो इस ज़माने में अपनी तस्वीरें बाकायदगी से अपलोड किया करता था। और उससे बढ़कर हुमैन, वो उसके बारे में बहुत सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सोचता चला गया। एहसन साद से मुलाकात के बाद आयशा आबिदीन के लिए उसकी हमदर्दी में 10 गुना इजाफा हो गया था। वो अगले दिन ठीक वक्त पर उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था और पहली बेल पर ही आयशा आबिदीन ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो शायद पहले ही उसकी मुंतजिर थी। स्याह ढीले पाजामे और एक ब्लू टी शर्ट के साथ फ्लिप फ्लॉप्स पहने, अपने बालों को एक ढीले जूड़े की शक्ल में समेटे, वो जिब्रील को पहले से बेहतर लगी थी। उसकी आंखों के हल्के भी कम थे। वो बेहद खूबसूरत थी और 16 साल की उम्र में भी उस पर से नजरें हटाना मुश्किल होता था। उसका चेहरा अब भी किसी की नजरों को जकड़ सकता था। जिब्रील को एहसास हुआ। वालेकुम अस्सलाम। वो उसके सलाम का जवाब देते हुए दरवाजे के सामने से हट गई। उसने जिब्रील के हाथों में इस छोटे से गुलदस्ते को देखा जिसमें चंद सफ़ेद और गुलाबी फूल थे और इसके साथ एक कुकीज़ का पैक। उसका ख्याल था वो दोनों चीज़ें उसे थमाएगा, लेकिन वो दोनों चीज़ें उठाए अंदर चला गया था। किचन काउंटर पर उसने पहले फूल रखे, फिर कुकीज़ का वो पैक और फिर वहाँ पड़े कॉफ़ी के उस मग को देखा जिसमें से भाप उठ रही थी। वो यकीनन उसके आने से पहले से पी रही थी। एक प्लेट में आधा ऑमलेट था और चंद चिकन सॉसेजेस। वो नाश्ता करते करते उठकर गई थी। मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ शायद। जिब्रील ने पलटकर आयशा को देखा जो अब अंदर आ गई थी। नहीं, मैं देर से जागी हूँ। आज संडे था और रात को अस्पताल में ड्यूटी थी। उसने जवाबन जिब्रील से कहा। आपका संडे खराब कर दिया मैंने, जिब्रील ने मुस्कुराते हुए माजरत खाना अंदाज में कहा। वो अब लाउंज में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया था। आयशा का दिल चाहा उससे कहे, उसकी जिंदगी में हर दिन पहले ही बहुत खराब था। वो कुछ नहीं बोली और किचन काउंटर की तरफ चली गई। ये आप मेरे लिए लाए हैं, जिब्रील ने उसे फूल उठाते हुए देखा। जी, उसने जवाबन कहा। इसकी जरूरत नहीं थी। उसने जिब्रील को देखा, फिर उन्हें एक गुलदान में लगाने लगी। ये भी जानता हूं, जिब्रील ने कहा। इन फूलों को इस गुलदान में लगाते हुए आयशा को ख्याल आया कि वो शायद 2-2.5 साल के बाद अपने लिए किसी के लाए हुए फूलों को छू रही थी। आखिरी बार उसके घर आने वाले फूल असफन के लिए उसके कुछ अजीज़ो अकारिब के लाए हुए थे। उसने तकलीफ दे यादों को जैसे सर से झटकने की कोशिश की। आप ब्रेकफास्ट कर लें, हम फिर बात करते हैं। जिब्रील की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो सेंटर टेबल पर पड़ी ऊन की सलाइयां उठाकर देख रहा था, बेहद दिलचस्पी के साथ। ये आपका शौक है, उसने स्कार्फ के उस हिस्से को छूते हुए कहा जो अदबुना था। वक्त गुजारने की कोशिश की है, जिब्रील ने मुस्कुराते हुए ऊन की सलाइयों को दोबारा उस बॉक्स में रखा जिसमें वो पड़े थे। आप ये कॉफ़ी ले सकते हैं, मैंने अभी बनाई थी। पी नहीं, मैं अपने लिए और बना लेती हूँ। उसने कॉफ़ी का मग लाकर उसके सामने टेबल पर पड़े एक मैट पर रख दिया था। वो खुद दोबारा नाश्ता करने किचन काउंटर के पास पड़े स्टूल पर जाकर बैठ गई थी। मेरा ख्याल था आप मुझे नाश्ते की भी ऑफ़र करेंगी, जिब्रील ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मैंने इसलिए ऑफ़र नहीं की क्योंकि आप कबूल नहीं करते, उसने सॉसेजेस के टुकड़े करते हुए जवाबन कहा। ज़रूरी नहीं, जिब्रील ने इसरार किया। आप नाश्ता करेंगे? ठग से उससे पूछा गया। नहीं, जिब्रील ने कहा और फिर बेसाख्ता हंसा। मैं नाश्ता करके आया हूँ, अगर पता होता कि आप करवा सकती हैं तो ना करके आता। असम्पशंस बड़ी नुकसानदेह होती हैं, उसने कहा। आयशा खामोशी से उसकी बात सुनते हुए नाश्ता करती रही।
मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करता रहा था, इस तवक्को के बावजूद कि आप कॉल नहीं करेंगी। जिब्रील ने उससे कहा। वो कॉफ़ी के घूंट ले रहा था। आयशा ने चिकन सॉसेजिस का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसे देखा। उसे एक कागज़ पर लिखा हुआ सॉरी का वो लफ्ज़ याद आ गया था जो उसे एक लिफाफे में देकर गया था और जिसे देखकर वो बेहद उलझी थी। वो उससे किस बात के लिए माजरत खा था, किस चीज़ के लिए शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। लाख कोशिश के बावजूद कोई वजाहत, कोई तौजीह ढूंढने में कामयाब नहीं हुई थी और इतना उलझने के बावजूद उसने जिब्रील को फ़ोन करके एक लफ्ज़ की वजाहत नहीं मांगी थी। वो उस शख्स से राहो रस्म बढ़ाना नहीं चाहती थी, बार बार उससे बात करना, उससे मिलना नहीं चाहती थी। हर बार उसकी आवाज़, उससे मुलाकात आयशा आबिदीन को पता नहीं क्या क्या याद दिलाने लगता था। कैसा कैसा पछतावा और एहसास ज़िया था जो उसे होने लगता था और आयशा अपने माजी के उस हिस्से में नहीं जाना चाहती थी जहां जिब्रील सिकंदर खड़ा था। वो उस बाब को बंद कर चुकी थी। जिब्रील ने उसे किचन काउंटर के पार स्टूल पर बैठे अपनी खाली प्लेट पर नजरें जमाए किसी गहरी सोच में देखा। उसने जिब्रील की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, यूं जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जिब्रील की समझ में नहीं आया कि वो उससे जो कहने आया था वो कैसे कहेगा। इस वक्त उसने बेइख्तियार ये ख्वाहिश की थी कि काश उसने इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर वीजल की वो गलती देखी ही ना होती। आपका विजिटिंग कार्ड मुझसे खो गया था, मुझे याद नहीं वो मैंने कहाँ रख दिया था, वो बोली थी और उसने बेहद अजीब एक्सक्यूज की थी। यानी वो उसे बताना चाह रही थी कि उसने जिब्रील का नंबर महफूज नहीं किया हुआ था। कुछ कहने की बजाय जिब्रील ने अपनी जेब से वॉलेट निकाल कर एक और विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे ऊन सिलाइयों के उस डिब्बे में रखते हुए कहा, यहां से गुम ना हो शायद। आयशा ने नजरें चुरा ली थी। वो प्लेटें उठाते हुए उन्हें सिंक में रखाई। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। अपने लिए काफी बनाते हुए बिलाखिर जिब्रील को बात याद दिलाई जिसके लिए वो यहां आया था। एहसन साद मुझसे मिलने आया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद जिब्रील ने उससे कहा। उसका ख्याल था वो बुरी तरह चौंकेगी। मैं जानती हूं। वो इंतहाई गैर मतवक्को जवाब था। जिब्रील चंद लम्हे बोल नहीं सका। वो उसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। वो काफी ऐसे बना रही थी जैसे उसकी जिंदगी का मकसद कॉफी का वो कप बनाना ही था। उसने मुझे कॉल की थी। उसने जैसे जिब्रील की खामोशी को समझते हुए मजीद कहा। जिब्रील की समझ में नहीं आया कि वो अब क्या कहे अगर एहसन साद ने उसे कॉल की थी। जिब्रील से मुलाकात के बाद तो ये मुमकिन नहीं था कि उसने आयशा को असफन की सर्जरी के हवाले से, उसके एतराफ़ के हवाले से कुछ ना कहा हो। और अगर उसने आयशा से जिक्र किया था तो आयशा इस वक्त इतने पुरसकून अंदाज में उसके सामने कैसे बैठी रह सकती थी। एहसन साद ने जिब्रील के काम को मुश्किल से आसान कर दिया था, मगर अब इसके बाद अगला सवाल जिब्रील को सूझ नहीं रहा था। वो अब अपना कॉफी का मग लिए उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गई थी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि मैं कितनी गुनाहगार और काबिल नफरत हूं। आयशा आबिदीन के लहजे में अजीब सा इत्मीनान था, यूं जैसे वो खुद पर मलामत नहीं अपनी तारीफ कर रही हो। जिब्रील उसे देखता रहा। आयशा आबिदीन की आंखों में कुछ नहीं था, वो तकलीफ और दर्द भी नहीं जो जिब्रील ने हर बार उसकी आंखों में देखा था। वो शर्मिंदगी और नदामत भी नहीं जो हर बार उसकी आंखों से झलकती थी। उसकी आंखों में अब कुछ भी नहीं था और उसके जुमले ने जिब्रील के सारे लफ्जों को गूंगा कर दिया था। एहसन ने आपको बताया कि सर्जरी में जिब्रील को पता नहीं क्यों शुबा हुआ कि शायद एहसन ने उसे कुछ नहीं बताया, वरना आयशा आबिदीन की जुबान पर कुछ और सवाल होना चाहिए था। हाँ,
इस यक लफ्जी जवाब ने जिब्रील को एक बार फिर कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो अब उसे नहीं देख रही थी, उस कॉफी के मग से उठती भाप को देख रही थी जो उसके दोनों हाथों में था, यूं जैसे वो हाथों में कोई क्रिस्टल बॉल लिए बैठी हो जिसमें अपना मुस्तकबिल देखने की कोशिश कर रही हो। माजी वो था जिसे वो भूलने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती थी और हाल में उसे दिलचस्पी नहीं थी। वो जिंदगी के उस हिस्से से बस आंखें बंद करके गुजरना चाहती थी। एहसन साद की चिल्लाती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। गाली, गाली, गाली और गालियां। वो फोन कान से लगाए किसी मैकेनिकी अंदाज में वो गालियां सुन रही थी जो कई साल उसकी जिंदगी के शबो रोज का हिस्सा रही थी और वो उन्हें सुनते हुए अब बेहिस हो चुकी थी। उन बेलफ्जों का जहर अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता था। ना उसे शर्म महसूस होती थी, ना तजलील, ना हतक, ना गुस्सा, ना परेशानी। तलाक का केस चलने के दौरान, तलाक होने के बाद और असफंद की कस्टडी के केस के दौरान भी एहसन का जब दिल चाहता था वो उसे इसी तरह फोन करता था और यही सारे लफ्ज दोहराता था जो उसने अब भी दोहराए थे। वो कोशिश के बावजूद उसकी कॉल ना लेने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। नफ्सियाती तौर पर इस कदर खाइफ थी कि उसे यूं लगता था तो वो उसकी कॉल नहीं सुनेगी तो वो उसके घर आ जाएगा। वो उससे यही कहता था और वो भूल गई थी कि वो अमेरिका में थी। उसकी एक कॉल पर पुलिस एहसन साद को कभी उसके घर के पास भटकने भी ना देती, लेकिन आयशा इतनी बहादुर होती तो उसकी जिंदगी ऐसी ना होती। इस्तेहसाल की एक किस्म वो थी जो उसने शादी कायम रखने के लिए एक अच्छी बीवी और अच्छी मुसलमान औरत बनने की जद्दोजहद करते हुए सही थी। इस्तेहसाल की दूसरी किस्म वो थी जो उसने असफन की जिंदगी में बाप नाम की इस महरूमी को ना आने के लिए सही थी जो खुद उसकी जिंदगी में थी। असफन के एक कंधे में पैदाइशी नुक्स था। वो अपना बाजू ठीक से उठा नहीं पाता था और वो स्लो लर्नर था और उसके ये दोनों नकाइस एहसन साद और उसकी फैमिली के लिए नाकाबिले यकीन और नाकाबिले माफी थे। उनकी 7 नस्लों में कभी कोई बच्चा किसी जहनी या जिस्मानी नुक्स का शिकार कभी नहीं हुआ था, तो उनके घर में असफन की पैदाइश कैसे हुई ये भी आयशा का कसूर था। उसके जीन्स का, उसके आमाल का। वो अजाब और सजा थी। एहसन साद और उसकी फैमिली के लिए आजमाइश क्यों बना था? और आयशा के खोखले लफ्ज अब बिल्कुल गूंगे हो गए थे। उसे भी यकीन था कि उसकी औलाद की ये तकलीफ उसके किसी गुनाह का नतीजा थी, पर कौन सा गुनाह? वो ये सवाल था जिसका जवाब उसे नहीं मिलता था। और उस माजूर औलाद के साथ उसने एहसन साद की इताअत की हर हद पार कर ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि उसके बेटे को बाप की ज़रूरत थी। वो अकेली कैसे पालती? वो असफन की पैदाइश के बाद अमेरिका गई थी और यहाँ एहसन ने उसे रिहाइश पजीर होने के लिए कहा था क्योंकि वो मुआशी तौर पर इतनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता था। आयशा ने सोचे समझे बगैर अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। वो ये नहीं समझ सकती थी कि एहसन को यकदम ऐसे कौन से अखराजात नज़र आने लगे थे जिसके लिए उसका काम करना भी ज़रूरी था। और वहाँ आने के 1 साल बाद उसे पता चला था कि उसके अमेरिका आने के चंद महीने बाद ही एहसन ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली थी। वो अब अक्सर पाकिस्तान जाता था और आयशा को कभी शक भी नहीं हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी थी। वो इंकशाफ किसी ने उसकी फैमिली के सामने किया था जो एहसन साद की दूसरी बीवी और उसके ख़ानदान को जानता था। आयशा आबिदीन की समझ में नहीं आया था कि वो इस खबर पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार करती।
ये सब फिल्मों और ड्रामों में होता था, मगर उसके साथ जो हुआ था, इसके बाद उसे फिल्में और ड्रामे भी हेज लगने लगे थे। एहसन ने बेहद ढटाई से दूसरी शादी का एतराफ़ किया था और उसे बताया था कि वो मुसलमान है और 4 शादियां भी कर सकता है। और यहाँ तो उसके पास एक बेहद मजबूत वजह थी कि उसकी बीवी उसे सेहतमंद औलाद नहीं दे सकती थी, जो उसकी दूसरी बीवी दे देगी। जिंदगी का पहला लम्हा था जब आयशा आबिदीन थक गई और उसने एहसन साद और उसकी फैमिली की बजाय अपनी फैमिली की बात मानते हुए उससे अलहदगी का फैसला किया था। इस फैसले ने एहसन साद के होश उड़ा दिए थे। उसे आयशा आबिदीन से ऐसे रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। असफंद के नाम कुछ जायदाद थी जो आयशा के नाना ने आयशा के नाम करने की बजाय जायदाद की तकसीम के दौरान उसके बेटे के नाम गिफ्ट की थी। और एहसन की नज़र में आयशा की कुछ कदरों कीमत थी, तो इसकी बड़ी वजह यही थी। उसे आयशा के किरदार पर शक था, बेअमली और बेअदबी की शिकायत थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो आयशा को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था, मगर उसका कोई हरबा कारगर नहीं हुआ था। आयशा की तलाक की प्रोसीडिंग के दौरान पाकिस्तान में एहसन साद की दूसरी बीवी ने शादी के 8 माह बाद खुला का केस फाइल कर दिया था। एहसन साद और उसकी फैमिली ने इसके बाद कुछ मुश्तरका फैमिली फ्रेंड्स के जरिए मसालहत की बेइंतहा कोशिशें की थीं, मगर आयशा की फैमिली ने ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया था।